नमस्कार दर्शकों, आज का दिन 24 सितंबर इस देश के मूल निवासियों के इतिहास का सबसे बड़ा काला दिन है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश के मूल निवासियों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार से कम्युनल अवार्ड लिया था। आधुनिक भारत के इतिहास में 16 अगस्त 1932 की तिथि का विशेष महत्व है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमसे मैकडॉनल्ड ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों व तर्कों को उचित मानते हुए अछूतों को पृथक निर्वाचक मंडल सहित 2 मतों का अधिकार प्रदान किया था। डॉक्टर अंबेडकर के लंबे संघर्ष के बाद उसी दिन ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। ब्रिटिश सरकार का यह निर्णय भारत के संवैधानिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस निर्णय से देश के सभी नागरिकों को वोट का अधिकार और भारतीयों को सार्वभौम वयस्क मत अधिकार एवं सामुदायिक प्रतिनिधित्व को संवैधानिक मंजूरी मिली थी। मुसलमानों, सिखों आदि की तरह अछूत वर्ग को भी हिंदुओं से अलग समुदाय माना गया था। सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक रूप से अलग अछूत वर्ग को ब्रिटिश सरकार ने राजनीतिक रूप से अलग समुदाय की मान्यता प्रदान की। इस कम्युनल अवार्ड के द्वारा इस देश के वंचितों, शोषितों को 2 वोट डालने का अधिकार मिला था। अगर यह कम्युनल अवार्ड हूबहू लागू हो जाता तो इस देश के वंचितों को आत्म सम्मान से जीने का अधिकार मिलता, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गैर बराबरी खत्म होती, धार्मिक और सांस्कृतिक आजादी मिलती, देश के संसाधनों में बराबर की भागीदारी मिलती। इस देश के वंचितों, शोषितों को नौकर बनने के लिए आरक्षण की जरूरत नहीं होती। लेकिन आज ही के दिन 24 सितंबर 1932 को मोहनदास करमचंद गांधी और अन्य जातिवादियों ने मनुविधान और जातिवाद के वजूद को जिंदा रखने के लिए डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा ब्रिटिश सरकार से लेके आए कम्युनल अवार्ड को लागू होने नहीं दिया। ब्रिटिश सरकार के द्वारा अछूतों को हिंदुओं से पृथक समुदाय की मान्यता के निर्णय का गांधी और कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया था। डॉक्टर अंबेडकर के अथक प्रयास से कम्युनल अवार्ड में यह प्रावधान किया गया था कि दलितों को हिंदुओं से अलग एक अन्य वर्ग माना जाना चाहिए और उसके अनुसार उन्हें पृथक निर्वाचन मंडल व आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। अंबेडकर की इस राय को सांप्रदायिक पंचायत में स्वीकार कर लिया गया था। कांग्रेस सहित महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के इस निर्णय को फूट डालो और राज करो की नीति के विस्तार के रूप में देखा और इसका तीखा विरोध किया। गांधी और ब्रिटिश सरकार के बीच लगभग 1 महीना तक चले पत्र व्यवहार से गांधी ब्रिटिश सरकार को अपने विचारों से सहमत नहीं करवा पाए। अंग्रेजों के इस कदम के विरोध में गांधी जी ने तीखी प्रतिक्रिया करते हुए अंत में उन्होंने 20 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल में अछूतों को मिले पृथक निर्वाचन मंडल तथा 2 मतों के अधिकार के विरोध में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। तब के जातिवादी मनुवादियों और देश के मीडिया ने देश में हाहाकार मचा दिया कि डॉक्टर अंबेडकर देश में अशांति फैला रहे हैं और गांधी को मारना चाहते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि इस देश के मनुवादी नहीं चाहते थे कि इस देश में मूल निवासियों को गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद होने दिया जाए। जाति मनुवादियों ने इस देश के वंचितों, शोषितों को मारना पीटना शुरू कर दिया। बाबा साहब अपने लोगों के साथ हो रहे इस नरसंहार से घबरा गए और भारी दबाव के कारण डॉक्टर अंबेडकर और हिंदू प्रतिनिधियों के बीच 24 सितंबर 1932 को पुणे पैक्ट समझौता हुआ, जिसमें अछूतों को पृथक निर्वाचक मंडल एवं 2 मतों के हक अधिकार को त्यागना पड़ा। इस प्रकार 16 अगस्त 1932 को मिले हक अधिकार 24 सितंबर 1932 को छीन गए। लेकिन दलितों को हिंदुओं से पृथक समुदाय की मान्यता बरकरार रही। दलित अपने बीच से स्वतंत्र प्रतिनिधियों के स्थान पर हिंदुओं द्वारा नामित प्रतिनिधियों को चुनने के लिए मजबूर हो गए। मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी गोपालाचारी, जयकर, तेज बहादुर, सप्रू, घनश्याम दास बिड़ला इत्यादि नेताओं के प्रयासों से
24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता हस्ताक्षर हुआ था। इस समझौते को इतिहास में पूना पैक्ट समझौता कहा जाता है। इस समझौते के बाद गांधी जी ने अपना आमरण अनशन समाप्त कर दिया था। पूना पैक्ट समझौते ने दलितों को राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और वैचारिक दृष्टि से अधिक कमजोर किया और उन्हें मनुवादी सामाजिक व्यवस्था का शिकार होने के लिए मजबूर कर दिया। इसलिए पूना पैक्ट दलितों के उत्थान का माध्यम होने की बजाय पूना पैक्ट दलितों के पतन का कारण बना। 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर अंबेडकर तथा अन्य हिंदू नेताओं के प्रयत्न से सवर्ण हिंदुओं तथा दलितों के मध्य एक समझौता किया गया। पूना पैक्ट के समझौते पर महात्मा गांधी ने स्वयं साइन नहीं किए, खुद उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए, बल्कि महात्मा गांधी की तरफ से इस समझौते पर पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा हस्ताक्षर किए गए, जबकि दूसरी ओर से समझौते पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए। पूना पैक्ट के समझौते में जिन बातों पर सहमति हुई उनमें से मुख्य ये बातें हैं। पहले नंबर पर दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया तथा व्यवस्थापिका सभा में अछूतों के स्थान हिंदू वर्ग के अंतर्गत ही सुरक्षित रखे गए। नंबर 2, प्रांतीय विधान मंडलों में दलित वर्गों के लिए 147 सीटें आवंटित की गई, जबकि सांप्रदायिक पंचायत में उन्हें 71 सीटें प्रदान करने का वचन दिया गया था। नंबर 3, मद्रास में 30 सीट, बंगाल में 30 सीट, मध्य प्रांत एवं संयुक्त प्रांत में 20-20 सीट, बिहार एवं उड़ीसा में 18 सीट, बंबई एवं सिंध में 15 सीट, पंजाब में 8 सीटें तथा असम में 7 सीटें दलितों के लिए सुरक्षित की गई। नंबर 4, साथ ही यह वादा भी किया गया कि गैर मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित सीटों का एक निश्चित प्रतिशत दलित वर्गों के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। नंबर 5, केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए संयुक्त निर्वाचन की प्रक्रिया तथा प्रांतीय विधानमंडल में प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने की व्यवस्था को मान्यता दी गई। नंबर 6, दलित वर्ग को सार्वजनिक सेवाओं तथा स्थानीय संस्थाओं में उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था रखी गई। नंबर 7, कांग्रेस ने स्वीकार किया कि दलित वर्गों को प्रशासनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा। नंबर 8, डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में दलित वर्गों ने संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। नंबर 9, वंचित वर्गों के लिए केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों में मत अधिकार लोथियन समिति की रिपोर्ट में निर्दिष्ट व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा। नंबर 10, केंद्रीय विधानमंडल में ब्रिटिश भारत के सामान्य निर्वाचक वर्ग के लिए प्रदत्त 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित होंगी। नंबर 11, किसी को भी स्थानीय निकाय के लिए किसी चुनाव या लोक सेवाओं में नियुक्ति के संदर्भ में मात्र दलित वर्ग से संबंध होने के कारण अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। पूना पैक्ट के बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं, जैसे पूना समझौते ने दलितों को राजनीतिक हथियार बना दिया है। संयुक्त निर्वाचन में वास्तविक दलितों को हराकर हिंदू जाति के संगठनों को एजेंट बना दिया गया है और केवल उन दलितों की चुनावी जीत को पक्का किया जाता है जो इन संगठनों के एजेंट हों या उनके इशारों पर चलते हों या उन्हीं के हथियार हों। पूना पैक्ट समझौते ने दलितों के राजनीतिक, वैचारिक, सांस्कृतिक और धार्मिक इत्यादि मामलों को प्रभावित किया है और इस प्रकार मनुवादी सामाजिक व्यवस्था से लड़ने वाले दलितों के वास्तविक एवं स्वतंत्र नेतृत्व को बर्बाद कर दिया। इसने हिंदू से पृथक एवं अलग दलित अस्तित्व को स्वीकार न करके उसे हिंदू सामाजिक व्यवस्था के एक हिस्से के रूप में रखा। इस व्यवस्था ने दलित एवं अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों एवं सुरक्षा संबंधी रक्षा उपायों को भारत के संविधान में स्पष्ट करने से रोक दिया है। सांप्रदायिक निर्णयों के द्वारा भारतीयों को विभाजित करने तथा पूना पैक्ट समझौते के द्वारा हिंदुओं से दलितों को पृथक करने की
व्यवस्थाओं ने गांधी जी को आहत कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करते समय कई बातें कही थी। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, यह एक अल्पकालिक और जल्दी लिया हुआ फैसला है और वह एक पूर्ण समाधान नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने यह भी कहा था, उन्हें गांधी और कांग्रेस की जिंदगी के लिए फैसला लेना पड़ा। उन्होंने कहा था, पृथक निर्वाचन मंडल हिंदू धर्म को विभाजित और बाधित करेगा। उन्होंने ये भी कहा था, उच्च जाति के सुधारक दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। उन्होंने यह भी कहा था, उन्हें अपने स्वयं के नेताओं की जरूरत है। सन 1885 में कांग्रेस की स्थापना से भारत के लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया को बल मिला। प्रारंभ में कांग्रेस का एक धड़ा सामाजिक सुधारों के पक्ष में था, लेकिन 1895 में बाल गंगाधर तिलक के उग्र विरोध के कारण कांग्रेस सामाजिक सुधारों से पीछे हट गई। कांग्रेस के इस निर्णय के विरुद्ध अछूतों ने प्रदर्शन किया। 1917 में अछूतों की 2 बड़ी सभाएं संपन्न हुई, जिसमें अछूतों ने विधायी परिषदों में जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व एवं अन्य सुविधाओं की मांग की। सन 1920 में अछूतों को डॉक्टर अंबेडकर जैसा समर्थ एवं दूरदर्शी नेतृत्व मिला। 1931-32 में गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर की नेतृत्व अक्षमता के कारण ही अछूतों को पृथक निर्वाचन मंडल एवं 2 मतों का अधिकार प्राप्त हुआ, जिसे गांधी द्वारा छीन लिया गया। वर्ष 1982 में मान्यवर कांशीराम ने भारत की राजनीति को अध्ययन किया और भारत की राजनीति में देखा कि वंचित समाज के पिछड़ने का क्या कारण है। तब उन्होंने पाया कि भारत में जो 1932 में पूना पैक्ट का समझौता हुआ, यही भारत में वंचित समाज के पिछड़ने का कारण है। इस वजह से उन्होंने 1932 में हुए पूना पैक्ट के समझौते के 50 वर्ष पूर्व 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। दलित समुदाय को इसी दिन अपने वास्तविक प्रतिनिधि चुनने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था तथा हिंदुओं द्वारा नामित प्रतिनिधियों को दलितों पर थोपा गया था। ये थोपे गए प्रतिनिधि हिंदुओं के औजार या चमचे के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर हुए। कांशीराम का मानना था कि 24 सितंबर 1932 से दलितों को चमचा युग में धकेल दिया गया है। चमचा युग के 50 वर्ष पूरे होने पर पूना पैक्ट की निंदा करने एवं इसकी दुष्प्रभाव से दलित शोषित समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से संपूर्ण देश में कार्यक्रम आयोजित किए गए। डॉक्टर अंबेडकर के पश्चात भारतीय राजनीति के इतिहास में कांशीराम एक ऐसे राजनेता हुए हैं जिन्होंने 52 साल की उम्र में भारत की राजनीति में हलचल मचा दी। महज 11 वर्षों में ही बहुजन समाज पार्टी को स्थापित कर दिया और उत्तर प्रदेश में अपना शासन कायम कर लिया। 24 सितंबर 1932 में पूना पैक्ट की घटना को समझकर कांशीराम ने 24 सितंबर 1982 को चमचा युग नामक एक पुस्तक का प्रकाशन किया और बहुजन सत्ता प्राप्ति के आंदोलन को बहुत तेज गति दी। कांग्रेस और बीजेपी के राजनीतिक षड्यंत्र की चूल्हे हिलाकर रख दी, लेकिन मान्यवर कांशीराम जी के जाने के बाद आज के वर्तमान दौर में बहुजन सत्ता प्राप्ति का आंदोलन धूमिल हो चुका है और अन्य जनरल पार्टियों में काम करने वाले आरक्षित नेता अपने घर परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए लगे हुए हैं और राजनीतिक आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, जो इस देश के वंचितों के शोषण और हक अधिकार छिनवाने के लिए जिम्मेदार हैं। क्योंकि जिस डॉक्टर अंबेडकर ने अपने बच्चे कुर्बान करके राजनीतिक और अन्य आरक्षण की व्यवस्था करवाई थी, डॉक्टर अंबेडकर के बच्चों की लाश पर मिले आरक्षण का लाभ लेकर पे बैक टू द सोसाइटी नहीं करके समाज को बेचने की दलाली कर रहे हैं। इसका जीता जागता सबूत आप हरियाणा में हो रहे विधानसभा चुनाव में देख सकते हैं। आज के आरक्षित जनप्रतिनिधियों का जनरल पार्टियों में कोई वजूद नहीं है, वंचितों के हक अधिकारों की पैरवी करने के काबिल भी नहीं है। किसी नेता को डॉक्टर अंबेडकर की कुर्बानी से मिले हक अधिकार की भी याद नहीं है। आज के ज्यादातर नेता अपनी कामयाबी की वजह अंधविश्वास और पाखंडवाद को मान रहे हैं।
पे बैक टू द सोसाइटी की बजाय पे बैक टू द फैमिली कर रहे हैं। ज़्यादातर आरक्षित नेता जनरल नेताओं के खेतों में मजदूरी करने वाले सिरी साजियों की तरह ही हैसियत रखते हैं। यही वंचित समाज के हक अधिकार हनन होने के जिम्मेदार हैं। आपको पे बैक टू द सोसाइटी और महापुरुषों के बलिदान का कर्ज समझने वाले जनप्रतिनिधि ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। देश के वंचित समाज के वोटरों को भी समझना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर के बच्चों की लाश के बदले मिले वोट के अधिकार को शराब या जाति के आधार पर या पैसे से कैसे बेचा जा सकता है। इस देश के वंचितों के लिए सवाल है, क्या आपको अपने वोट का हक अधिकार उस व्यक्ति को देना चाहिए जो आपके हकों की रक्षा ना कर सके और जो सिर्फ आपका वोट मतदाता के नाम पर दान दक्षिणा के रूप में लेना चाहता हो और उसके बाद आपको खुद भिखारी उसके सामने बनना पड़े। आपको सोचना होगा कि आज अगर आपके पास कोई प्रतिनिधि वोट मांगने आया है तो वो भिखारी है, और जब आप उससे कोई काम की बात करते हैं या अपने हक अधिकार की बात करते हैं तो आप भिखारी हैं। तो आपको ये सोचना होगा आपके वोट का आपको कैसे उपयोग करना चाहिए।